हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आव्यूह विधि द्वारा किसी रैखिक समीकरण निकाय युग्म को कैसे सॉल्व करना है, दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण निकाय युग्म को कैसे सॉल्व करना है और तीन चरराशि वाले रैखिक समीकरण निकाय युग्म को कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन प्रायः हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 8 नंबर में आता है, इसलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के 8 नंबर अभी से तैयार हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चनों को बताएंगे और उसमें हमें रैखिक समीकरण निकाय युग्म को ही सॉल्व करना है। तो हमने बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 5.4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिया है। यहाँ पर आपकी एक रैखिक समीकरण निकाय युग्म दी है जिसमें दो वेरिएबल है, पहला x1 और दूसरा x2। आपकी जो समीकरण है वो xy के रूप में भी हो सकती है, ठीक है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले बताने से कोई मतलब नहीं है। आप सवाल को समझते जाइए, आप पूरा मेथड समझ जाएंगे। आपको क्या करना है, पहले इस समीकरण से क्या करना है, हमें 3 आव्यूह निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, तो यहाँ पर लिखना है आपको कि माना A = आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है और ये मैट्रिक्स का निर्माण जो होगा उस समीकरण में उपस्थित वेरिएबलों के गुणांक से होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल x1 और x2 हैं, तो x1 का गुणांक कितना है 1, x2 का गुणांक कितना है 2, ठीक है। दूसरी समीकरण में आएंगे, x1 का गुणांक कितना है 1 और x2 का गुणांक -1, ठीक है। आव्यूह का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर आपको निकालना है x से जो आपका आव्यूह का निर्माण होगा वो उस समीकरण में उपस्थित वेरिएबल से होगा। यहाँ पर देखिए तो वेरिएबल x1 और x2 हैं, तो ये x1 और x2 यानी ये x की वैल्यू हो जाएगी। ये बात समझ में आई। फिर आपको क्या करना है, b = एक आव्यूह निकालना है। जब b = आव्यूह होगा वो समीकरण के राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंटों से निर्मित आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 4 और 1 लिखा है, तो ये लिख देंगे 4 और 1, तो ये b = हो जाएगा। पहले आपको तुलना करके क्या करना है, समीकरण से 3 आव्यूह का निर्माण करना है। अब यहाँ पर लिखना है, तब दिए गए समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, अब आव्यूह रूप क्या होता है, आव्यूह रूप होता है ax = b, ठीक है। यहां पर a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, b की वैल्यू भी आप फाइंड कर चुके हो। लेकिन तुम्हें क्या करना है, इस समीकरणों को सॉल्व करना है आव्यूह विधि से, अर्थात x1 और x2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू फाइंड करने के लिए x = जब a दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, x जहाँ x1 और x2 है, a इनवर्स यानी इस मैट्रिक्स का हमें a इनवर्स फाइंड करना है। b = आपका एक मैट्रिक्स दिया जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस समीकरण की वैल्यू फाइंड करने के लिए a इनवर्स हमें ज्ञात करना पड़ेगा और b की वैल्यू दी है। a इनवर्स ज्ञात करने के पश्चात b से उसका मल्टीप्लिकेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर क्या करते हैं, a इनवर्स फाइंड करते हैं। तो a इनवर्स फाइंड करने से पहले सभी लोग आप जानते हो हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड करते हैं, अर्थात जो आपका आव्यूह दिया होता है उसके शारीरिक का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो शारीरिक का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे माड a = ठीक है, 1 एकम -1 और उसके बाद माइनस लगाएंगे 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 जो कि 0 के बराबर नहीं है। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं अतः a इनवर्स संभव है, a इनवर्स संभव है। a इनवर्स कब संभव है, जब वह एक व्युत्क्रमीय आव्यूह होता है। व्युत्क्रमीय आव्यूह होने का मतलब डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर a इनवर्स संभव है, तो यहाँ पर लिखेंगे सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। तो जब सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह की रचना आप करते हो तो कैसे करते हो, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। पहले आप पहला कॉलम और पहली रो छोड़ते हो तो -1 बचता है, वो लिख लेते हो। फिर आप दूसरे कॉलम पर आते हो, दूसरा कॉलम छोड़ते हो तो ये आपका 1 बचता है, 1 लिख लेते हो। फिर आप दूसरी रो पर आते हो तो दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ते हो तो 2 बचता है, वो लिख लेते हो। फिर दूसरे कॉलम पर आते हो तो 1 बचता है, आप 1 लिख लेते हो।
लेकिन यहाँ पर अभी हमने चिन्ह नहीं लगाए हैं। चिन्ह पहला क्या होता है, प्लस का होता है, प्लस लगाओगे माइनस का बनी रहेगा। दूसरा माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, फिर ये प्लस था तो ये फिर माइनस होगा और उसके बाद ये प्लस होगा। अब ये सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह आ गया। सहखंडज आव्यूह ज्ञात करोगे तो क्या होगा, तो लिखोगे तो एडजॉइंट ए, यानी सहखंडज आव्यूह निकालोगे तो इसका परिवर्त कर दोगे, यानी ये -1 -1 -2 1 -2 1, ठीक है। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू आने के पश्चात आप क्या करोगे, ए इनवर्स फाइंड करोगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू सूत्र लगाते हो, क्या लगाते हो, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी आ चुकी है -1 -2 -1 1, ठीक है। और अगर मॉड ए की वैल्यू देखें तो कितनी आई है, -3, तो ये हो जाएगा 1/-3। अब ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो उठा के कहाँ पर रख दोगे, दिए गए समीकरण में, ठीक है। जब यहाँ पर रखोगे तब आप इसको सॉल्व करोगे और वेरिएबल्स x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करोगे। लिखेंगे तब x इक्वल टू, ठीक है, ए इनवर्स b, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी, x1 और x2। और अगर मैं ए इनवर्स की वैल्यू देखूँ यहाँ पर तो कितनी आई है आपकी, चलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं। 1/-3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3। ए इनवर्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर रख रहा हूँ। 1/-3 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये आपका हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -1/3। ये इनवर्स की वैल्यू आएगी, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इनटू अगर मैं बी की बात करूँ तो बी की वैल्यू जो दी थी वो 4 1, एक कॉलम मैट्रिक्स की वैल्यू दी थी वो यहाँ पर हमने रख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे सरल तरीका और इससे स्लो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। जब पहले सवाल को आप स्लोली समझ लोगे तब आप सारे सवाल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आप x1 x2 की वैल्यू फाइंड करना, यहाँ पर थोड़ा हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। इसको रफ करेंगे तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये और ये क्या है, दोनों गुणे में है तो इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा x1 x2 इक्वल टू, यहाँ पर रो एक खींचते हैं और यहाँ पर कॉलम, यानी पहली रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3, फिर प्लस लगाएंगे। 2/3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। पहली रो का कॉलम से हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो का कॉलम से करेंगे। तो दूसरी रो ये है और कॉलम, ठीक है। 1/3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1/3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो ये आपका हो जाएगा x1 और x2 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3 LCM और 4 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर भी 3 LCM और 4 से 1 जाएगा 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3 दूनी 6 2 आ जाएगा और ये 3 एकम 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 1। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू आई x1 और x2 की वो किसके बराबर आ गई, 2 और 1। हमने आप लोगों को कहा था दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के लिखे हों तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, मैट्रिक्स की पहली प्रश्नावली में, जिसमें हमने मैट्रिक्सों का जोड़ और घटाव बताया है। तो यहाँ पर देखिए तुलना करने पर x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और अगर x2 की वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। ये हो जाएगा इस रैखिक समीकरण निकाय का हल, x1 और x2 की वैल्यू। अगर आप अपने आंसर को देखना चाहते हो कि हमारा आंसर क्या सही है या गलत, तो आप क्या कीजिए, जो x1 x2 की वैल्यू आई है वो किसी भी एक समीकरण में पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारी 2 आई, x2 की वैल्यू 1 आई। हम किसी भी समीकरण को ले लेते हैं, मान लीजिए हम दूसरी समीकरण को ले लेते हैं x1 माइनस x2, ठीक है। अब x1 माइनस x2 में अगर x1 x2 की वैल्यू रखेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए। x1 की वैल्यू कितनी हमारी 2 और माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 1। देखिए 1 आ रहा जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आ रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी x1 और x2 की वैल्यू आई है ये क्या है, एकदम सही है, यानी हमारा आंसर 100% सही है। ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार आपने बोर्ड एग्जाम के 8 नंबर इस क्वेश्चन से कंफर्म कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद 3 रैखिक समीकरण निकाय युग्म को सॉल्व करना दिखाएंगे, ठीक है। चलिए
प्रश्नावली 4.2 का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी हमें जस्ट ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझना, और इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना एकदम बेहतर तरीके के साथ सीख जाओगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दो वेरिएबल हैं x1 और x2। तो पहले आप क्या करोगे, लिखोगे माना a = एक आप भी बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो x1 का गुणांक कितना है 5, यहाँ पर x2 का गुणांक 3, यहाँ पर x1 का गुणांक 5, यहाँ पर x2 का गुणांक -2, ठीक है। ये आप भी a की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार x की वैल्यू, जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 x2 x1 और x2, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू अगर देखें तो कितना 30 और 5, तो ये एक आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, तब इन समीकरणों को आव्यूह रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब किस प्रकार लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से देखिए, ax = b के रूप में, ठीक है। यहाँ पर x1 और x2 वेरिएबल्स निकालने हैं हमें, तो यहाँ पर x को रोक लेंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स b, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो a की वैल्यू आपकी दे रखी है, आप a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड करोगे, अर्थात दिए गए आव्यूह का क्या सारणिक का मान ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे तब माड a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 माइनस लगाओगे और 5 तिहाई 15, ठीक है। ये आपको कितना आ जाएगा -25 नॉट इक्वल टू 0, यानी जो माड a की वैल्यू आई है वो 0 के बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः a इनवर्स क्या है, संभव है। जब a इनवर्स संभव है उसके बाद क्या करते हैं, फिर सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते नहीं, आप लिख लेना, एक क्वेश्चन में लिख के बता दिया है। लिखेंगे सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। तो सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह की रचना हम कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, पहले कॉलम और पहली रो को छोड़ते हैं तो -2, फिर आ जाते हैं दूसरे कॉलम को छोड़ते हैं तो 5, फिर दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ते हैं, दूसरी रो पहले कॉलम को, यहाँ पर बचता है 3, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ते हैं तो यहाँ बचता है 5। फिर यहाँ पर हम चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। हम बाद में चिन्ह लगाते हैं जिससे हमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं तो ये माइनस कह रहेगा, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, फिर यहाँ प्लस लगाते हैं तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी पहला प्लस, दूसरा माइनस, और फिर तीसरा माइनस और चौथा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आया आव्यूह, ये सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह आया है। लिखेंगे तब एडजॉइंट a यानी सहखंडज आव्यूह जो निकालेंगे वो क्या होगा, इन सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होगा। अर्थात इस रो को आप कॉलम में बदलोगे -2 -5, इस रो को कॉलम में बदलोगे तो -3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये एडजॉइंट a की वैल्यू आ गई। जब a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हो तो पहले एडजॉइंट a लिखते हो, तो एडजॉइंट a लिख लीजिए -2 -3 -5 और 5 और बटे माड a, तो 1 बटे माड a की वैल्यू कितनी आई, -25। तो जब ये -25 प्रत्येक संख्या के बटे में जाएगा तो इस सारणिक का मान आ जाएगा 2/25 प्लस का, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा, और -25 इसके बटे में जाएगा तो ये 3/25 हो जाएगा, और -25 इसके बटे में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5/25, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और -25 इसके बटे में जाएगा तो माइनस का 5/25। ये बात समझ में आई कि नहीं। और जब यहाँ से वैल्यू आप फाइंड करोगे तो कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान से देखिए, 2/25 और 3/25 और 50/25 यानी 1/5 और माइनस का 1/5। यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या करोगे, जो ये a इनवर्स की वैल्यू है ये उठा के कहाँ पर रख दोगे, इस समीकरण में, और x1 x2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर इसको हम रफ करते हैं, जरा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे x = a इनवर्स b। तो x की वैल्यू कितनी थी, x1 और x2 दो वेरिएबल थे हमारे। a इनवर्स की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो कितनी आई है, 2/25 और 3/25 और 1/5 और माइनस का 1/5। ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई। अगर b की वैल्यू मैं देखूं तो b की वैल्यू हमारी थी 30 और 5, यही तो थी, ठीक है। आप देख सकते हो, अभी हमने रफ कर दिया है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x1 और x2, ठीक है।
इक्वल टू, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर रो खींचेंगे, यहाँ पर कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये कितना आपका हो जाएगा 30 दूनी 60/25 प्लस लगाएंगे 3/25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3×5 15/25। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, भी नीचे वाली रो पर आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाली रो का मल्टीप्लाई हो गया, 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ये हो जाएगा 30/5 प्लस लगाएंगे, -1/5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -5/5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई, x1 x2 ठीक है इक्वल टू 25 एलसीएम बराबर है 25 एलसीएम ले लीजिए, हर बराबर है तो, और ये आपका हो जाएगा 60 15 कितना 75, यहाँ पर आप 5 एलसीएम ले लीजिए और ये हो जाएगा 30 और -5 यानी 25। इसको आप सॉल्व करोगे 25 से कम 25 25 आई 75, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 25, तो ये 3 और 5 आ जाएगा। तुलना करेंगे दोनों की तो ये आपका x1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। हमने कहा आंसर चेक करना है तो किसी भी समीकरण में आप x1 x2 की वैल्यू रख दीजिए, LHS को लेकर चलोगे RHS आपका आ जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। हमारी पहली समीकरण क्या थी उसको यहाँ पर लेंगे, आप पहली समीकरण और दूसरी समीकरण कोई भी ले सकते हो। जैसे मैं पहली समीकरण ले रहा हूँ, हमारी पहली समीकरण थी 5x1 प्लस का 3x2 इक्वल टू आपका 30, यही तो था 3x2 इक्वल टू 30। यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये जाएगा 5 × 3 प्लस 3 × x2 की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 15 प्लस ये आपका हो जाएगा 15 और ऐड करेंगे तो 13 जो कि RHS के बराबर आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो x1 और x2 की वैल्यू आई है वो क्या हमारी सही, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमें कैसे सॉल्व करना है। सारे सवाल आपको ऐसे ही लगाने हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे 3 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर इसको रफ करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं 3 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को। हमने आपके सामने एक तीसरा क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि 3 चरराशि वाला रैखिक समीकरण युग्म है। इसको हमें क्या करना है, आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इन 3 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म से 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। पहला यहाँ पर लिखेंगे, माना a इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। हमने क्या कहा, जो चर उपस्थित होते हैं समीकरण में उनके गुणांकों से निर्मित आव्यूह बनाते हैं, a वाला। ठीक है, यहाँ पर दूसरी रो में देखें तो x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, z का गुणांक 3। यहाँ पर x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक -1। ठीक है, ये आपका हो गया a की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x से जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो समीकरण में उपस्थित वेरिएबल्स होते हैं। x y z 3 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x y z। यहाँ पर x1 x2 x3 भी हो सकते थे, उससे आप कोई टेंशन नहीं लेना। और उसके बाद अगर यहाँ पर हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होते हैं समीकरण के राइट हैंड साइड के एलिमेंट। तो कितना है 6 14 -2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 14 -2। इस प्रकार हमें क्या हुआ, हमें तीनों की वैल्यू पता हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे तब इन समीकरणों को आव्यूह रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, या निम्न प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है, ax इक्वल टू b, या इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b। अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस दिए गए मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, यानी जो आपका ए इक्वल टू मैट्रिक्स है उसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद उसको b से मल्टीप्लाई करना है। तो हम प्रतिलोम निकालने के लिए हमने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में एकदम डिटेल से बताया कि कैसे प्रतिलोम निकालते हैं। सर्वप्रथम जो मैट्रिक्स होता है उसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सारणिक का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स का R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, पहला कॉलम और पहली रो छोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 ब्रैकेट लगाएंगे, 2 1 कम -2 माइनस लगाएंगे
3 एकम 3, ठीक है। फिर प्लस के बाद माइनस लेते हैं, माइनस ले लेंगे, 1 लिखेंगे और वो दूसरा कॉलम होगा, तो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 एकम माइनस का 1 माइनस लगाएंगे 3 एकम 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम इस कॉलम को छोड़ेंगे, तीसरा कॉलम लेंगे तो ये प्लस के साथ ले जाएगा, +1 ब्रैकेट लगाएंगे, 1 एकम 1 और 2 एकम 2 यानी 1 माइनस का 2। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा और ये माइनस का 4 और इससे गुणा करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो 4 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 यानी माइनस का 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः हमारा क्या ए इनवर्स संभव है, ठीक है। जब ए इनवर्स संभव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह की रचना करते हैं। तो सभी लोग जानते हो सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह की रचना करने के लिए हम 3-3 कॉलम खींचते हैं, सबसे सरल मेथड को अपनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना करने के पश्चात फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, चिन्ह डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक। इतना करने के पश्चात हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सह गुणनखंडों के उपसारणिक फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो पहला सह गुणनखंड हमारा पहले कॉलम पहली रो में उपस्थित होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 3 1 माइनस 1 लिखेंगे, 2 3 1 माइनस 1। फिर इसी प्रकार हम दूसरे सह गुणनखंड पर आ जाएंगे तो बचेगा 1 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1। फिर आ जाएंगे तीसरे कॉलम पर तो बचेगा 1 2 1 1 1 2 1 1। इसी प्रकार दूसरी रो और पहले कॉलम पर आ जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक। तो ये बचा 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। फिर आ जाएंगे दूसरे कॉलम पर आ जाएंगे तो ये बचेगा आपका 1 1 और 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। फिर आ जाएंगे तीसरे कॉलम पर हम, तो तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1 1 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार तीसरी रो में आ जाएंगे हम, तो तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे 1 1 2 3 1 1 2 3। फिर दूसरे कॉलम पर आ जाएंगे 1 1 1 3 1 1 1 3। फिर तीसरे कॉलम पर आ जाएंगे 1 1 1 2 1 1 1 2। इतना कर लिया आप लोगों ने। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो हम समीकरणों को रफ नहीं करेंगे, इधर वाला रफ करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखेंगे क्या हमें मिलता है। यहाँ पर सॉल्व करने पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 2 और 3 एकम 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे -1 और -3 एकम 3 -1 -3 -4 हो जाएगा और -4 का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सॉल्व किया है इनवर्स में, ठीक है। यहाँ पर 1 एकम 1 -2 एकम 2 1 से -2 जाएगा, -1 बचेगा, -1 का गुणा प्लस से करोगे तो ये -1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, 1 एकम -1 1 एकम 1 -1 -2 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे ये प्लस का 2 हो जाएगा। 1 एकम -1 1 एकम -1 यहाँ पर होगा क्योंकि माइनस सूत्र लगाएंगे तो -2 और प्लस ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। 3 एकम 3 2 एकम 2 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि बाहर प्लस लगा है। 3 एकम 3 1 एकम 1 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा और 2 माइनस ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 1 एकम 1 2 से 1 जाएगा, आपका 1 बचेगा, प्लस लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से हम एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी, एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए की वैल्यू जो होती है वो सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त होती है। तो यहाँ पर रो को कॉलम में बदल देंगे तो ये -5 4 -1 2 -2 0 2 -2 0 1 -2 1 1 -2 1। एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अभी इस समीकरण में हम वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा हम पहले ए इनवर्स तो फाइंड कर लें। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इधर हम फिर रफ करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। तो यहाँ पर देखिए तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आई हमारी -5 2 1
4 -2 -1 0 1, यही तो आई है एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब यहाँ पर बटे माड ए, तो माड ए की वैल्यू आई थी -2, तो ये हो जाएगा 1/-2। इस -2 को प्रत्येक संख्या के बटे में जब ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसके बटे में ले जाएंगे माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5/2 हो जाएगा। इसके बटे में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसके बटे में ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। इसके बटे में ले जाएंगे तो ये भी -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। इसके बटे में ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसके बटे में ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसके बटे में ले जाएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसके बटे में ले जाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और इसके बटे में ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सूत्र क्या था, सूत्र था हमारा x = a इनवर्स b, यही तो था, x = a इनवर्स b। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू थी वो थी x y z, 3 वेरिएबल थे, और a इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5/2 -1 -1/2 -2 1 1 1/2 0 -1/2। अगर मैं b की वैल्यू देखूँ तो b की वैल्यू इधर वाले एलिमेंट थे ना 6 14 -2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 14 -2। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। उसके बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी उसकी क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम रफ करते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर जो हमें x y z की वैल्यू प्राप्त होने वाली है वो इस आव्यूह और इस आव्यूह के मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पर हम रो खींचेंगे, यहाँ पर कॉलम। 5/2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30/2, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -14 कम 14, और -1/2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये प्लस का आपका 2/2 यानी आपका 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसी प्रकार पहली रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 दूनी कितना हो जाएगा, -12, 1 और 14 का मल्टीप्लाई 14 1 कम 14, और 1 और -2 का मल्टीप्लाई -2। फिर आ जाएंगे हम तीसरी रो पर। तीसरी रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले कॉलम से, 1/2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, ये 6/2 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -1/2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये प्लस का आपका 1 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 2 से ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा हम सॉल्व करें यहाँ पर तो जरा देखें तो ये हो जाएगा 30, तो 30 का आधा कितना होता है 15, और उसके बाद -14 फिर +1। यहाँ पर देखें तो -12 -2 कितना हो जाएगा, -14 और प्लस का 14। यहाँ पर देखिए तो 2 3 6 3 + 0 + 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से x y z = आपको प्राप्त हो जाएगा 15 1 16 16 14 जाएगा 2, 14 से 14 जाएगा 0, और 3 1 कितना हो जाएगा 4। तुलना करने पर x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई 0, और यहाँ पर देखें z की वैल्यू कितनी आ गई 4। 3 वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। क्या ये जो तीनों वैल्यू आई हैं ये सही हैं? अगर ये सही है तो किसी भी समीकरण को सेटिस्फाइड कर सकती है। तो जैसे मैंने समीकरण 1 ले लिया, समीकरण 1 है x + y + z है, तो यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 2, प्लस y की वैल्यू कितनी है 0, प्लस z की वैल्यू कितनी है 4, 4 तो कितना होता है 6, RHS के बराबर है कि नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर क्या है 100% सही है, कुछ भी गलत नहीं है। आई बात समझ में। ऐसे आपको 3 चरराश वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है। अब हम आप लोगों को एक सवाल और बताएंगे, 3 चरराश वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना। फिर उसके बाद 1 नंबर से लेकर बालाजी प्रकाशन बुक में 15 नंबर तक के सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो देखूंगा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 15 नंबर पूछा गया है तो मैं 15 नंबर को बता दूंगा, क्योंकि ये देखो 2001 3 6 7 8 14 16 कई बार आया है, ठीक। तो हो सकता है इसके कैलकुलेशन में कोई खास बात हो तो इसको हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बेहिडक होकर हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बता देंगे और क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लगाने का प्रयास कीजिए, कुछ नहीं कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं और एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 लिया है जो कि 3 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है।
तो हमने बताया है अभी 3 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना। सबसे पहले हम टू माना a इक्वल टू, ठीक है, आप भी का निर्माण कैसे करते हैं, x का गुणांक यहाँ पर 1 है, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, z का गुणांक 3, x का गुणांक 1, y का गुणांक 4 और z का गुणांक 9। ये किसकी वैल्यू हो गई, आप भी a की वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x वेरिएबल कौन कौन से हैं, x y z, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं b आप की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 3 4 6, तो लिखेंगे 3 4 6। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे तब इन समीकरणों को आव्यूह रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ax इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स b। आई बात समझ में, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a इनवर्स सर्वप्रथम ज्ञात करना पड़ेगा। और हमने कहा जब भी किसी भी मैट्रिक्स का हम a इनवर्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आव्यूह को किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू यानी मॉड a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कॉलम पहली रो को छोड़ेंगे, यहाँ पर +1 के साथ लेंगे और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, फिर माइनस लगाएंगे 4 ते कितना हो जाएगा 12, फिर +1 के बाद क्या लेंगे -1, तो वो ये कॉलम छोड़ेगा, ठीक है। तो ये -1 और ये कॉलम छोड़ने के बाद 9 × 9 और 3 × 3, 9 माइनस कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस लेंगे और कॉलम तीसरा लेंगे तो +1 ले लेंगे, ठीक है। और 4 × 4 2 × 2 तो जाएगा 4 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड a की वैल्यू हो जाएगी 18 - 12 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा और 6 का गुणा 1 से करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 × 2 यानी 6 से 6 0 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे a इनवर्स क्या है, संभव है। a इनवर्स संभव होने पर क्या करते हैं, अब हम इसके क्या नहीं करेंगे, सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। तो हम यहाँ पर एक बड़ा सा आव्यूह आपके सामने बना रहे हैं, यहाँ पर 3 कॉलम खींच लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर चिन्ह डिनोट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इतना करने के पश्चात अब आपको क्या करना है, सहगुणनखंड की वैल्यू फाइंड करना है, एक सहगुणनखंड की वैल्यू। तो पहला कॉलम छूटेगा, पहली रो छूटेगी तो 2 3 4 9, तो 2 3 4 9। फिर दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 1 3 1 9 बचेगा, 1 3 1 9। तीसरे कॉलम को इसी प्रकार हम छोड़ेंगे तो 1 2 1 4 1 2 1 4। फिर आ जाएंगे दूसरी रो को इसी प्रकार हम छोड़ेंगे और पहले कॉलम को तो 1 1 4 9 1 1 4 9, यहाँ पर 4 अच्छे से लिख लीजिए। दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 1 9 1 1 1 9। फिर उसके बाद तीसरे कॉलम को आप छोड़ोगे तो यह बचेगा 1 1 1 4 1 1 1 4। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तीसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ोगे तो ये बचेगा 1 1 2 3, ठीक है। फिर आप दूसरे कॉलम को इसी प्रकार छोड़ोगे तो 1 1 1 3, यहाँ पर लिख लीजिए 1 1 1 3। फिर आप तीसरे कॉलम को इसी प्रकार छोड़ोगे तो 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। ये आपको क्या पता हुआ, यहाँ पर आपको पता हुआ सहगुणनखंड, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। अब इधर थोड़ा रफ करते हैं, जरा ध्यान से आप देखना स्टेप बाय स्टेप में, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हम रफ कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इतना करने के पश्चात जो सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह आएगा उसको सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18 माइनस 4 ते 12, 18 से 12 जाएगा 6 बचेगा, 9 1 × 9 और माइनस 3 1 × 3, 9 से 3 जाएगा 6 और 6 और माइनस का गुणा ये माइनस का 6 हो जाएगा। 4 1 × 4 माइनस 2 1 × 2, 4 से 2 जाएगा आपका 2 बचेगा प्लस का। 9 1 × 9 माइनस 4 1 × 4, 9 से 4 जाएगा आपका 5 बचेगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा। 9 1 × 9 1 1 × 1, 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा जो कि प्लस का होगा। 4 1 × 4 1 1 × 1, 4 से 1 जाएगा आपका कितना बचेगा 3, बाहर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे।
3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा प्लस का, तो ये प्लस का 1 बचेगा। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, बाहर माइनस लगा तो -2 लिख लेंगे। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 से 1 जाएगा आपका 1 बचेगा और बाहर प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हम सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह प्राप्त कर लिए, तो लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका परिवर्त कर देंगे। तो ये रो है, इसको कॉलम में बदलेंगे, 6 -6 2, ठीक है, -5 8 -3 -5 8 -3 1 -2 1 1 -2 1। एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू आने के पश्चात ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा इधर रफ कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, और मॉड ए की वैल्यू जरूर याद रखना है, तो ए इनवर्स निकालना संभव नहीं हो पाएगा आपके लिए, ठीक है। आप याद रखना और चाहे तो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा ऐसे खींच देते हैं, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए कितना है, आया है 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 1, और बटे मॉड ए की वैल्यू अगर देखें तो 1 बटे मॉड ए की वैल्यू 2 आई। तो ए इनवर्स की वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगी, 2 सबके बटे में जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा, और ये माइनस का 5 बटे 2 हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो 1 बटे 2 हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो 2 चौके 8 होता है, इसके बटे में जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो 3 बटे 2 हो जाएगा, और इसके बटे में जाएगा तो 1 बटे 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण x इक्वल टू ए इनवर्स में इस वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम रफ करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना आप स्टेप बाय स्टेप को। हमें समीकरण x इक्वल टू ए इनवर्स b में पुट कर देना है इस वैल्यू को। तो x की वैल्यू थी x y z, 3 वेरिएबल हैं आपके, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है, 3 माइनस का 5 बटे 2 1 बटे 2 माइनस का 3, और ये हो जाएगा 4, और माइनस का 1 1 माइनस का 3 बटे 2 1 बटे 2, ये रख देंगे। और b की वैल्यू कितनी आई है आपकी, b की वैल्यू 3 4 6, तो 3 4 6। अब क्या कर लेना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x y z, ठीक है। आप भी ये आप बनाना, यहाँ पर सारणी नहीं बना लेना, गलती से सॉल्व करते करते नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। देखिए 5 बटे 2 का मल्टीप्लाई आप 4 से करके देख लीजिए, 5 बटे 2 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे, 2 दूनी 4 2 पंची 10, ये माइनस का 10 आएगा, तो यहाँ पर आप माइनस का 10 लिख दीजिए। 1 बटे 2 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस का 3 बचेगा। आई बात समझे, इसको सॉल्व कीजिए। पहली रो का मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो का 3 त्रिका माइनस का 9, 4 चौक प्लस का 16, 1 और 6 का गुणा माइनस का 6, और यहाँ पर आ जाइए तीसरे रो पर। तो तीसरी रो का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3 -3 बटे 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, जैसे यहाँ पर अभी किया, तो -3 बटे 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 2 दूनी 4, यानी आपका आ जाएगा 2 3 माइनस का 6। 1 बटे 2 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे, ये आपका आ जाएगा प्लस का 3। इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 9 और 3 12, 12 से 10 जाएगा 2, यहाँ पर 16 हुआ, -9 -6 -15, 16 से -15 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 3 और 3 6, 6 से 6 जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा इधर रफ कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम तुलना करें तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2, y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1, और z इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0। 3 वैल्यू प्राप्त हुई x y z की वैल्यू, और हमें क्या करना था, यही 3 वैल्यू ही तो प्राप्त करना था। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही आया अथवा गलत। तो एक समीकरण ले लेंगे, पहली समीकरण ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 था, तो हम x y z की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 3 के बराबर आना चाहिए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0, 3 के बराबर आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है वो क्या है, एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास में आप लोगों को किसी रैखिक समीकरण निकाय युग्म को कैसे सॉल्व करना आप लोग सीख गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव जरूर बताएं, ठीक है, जिससे मैं आगे की प्रॉब्लम्स को आपको ले सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।